नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन का बारे में आप तो जानते ही हैं, पर आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ब्रोंकियल अस्थमा केसेस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, कितने परसेंटेज होने पर आपको कितना डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। सो दोस्तों, मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के लिए मेन जो क्राइटेरिया होता है वो है कि आपका डिसेबिलिटी का कुछ क्राइटेरिया देखा जाता है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको तभी डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है। जो आज का जो डिस्कशन का विषय है वो है ब्रोंकियल अस्थमा। देखिए, ब्रोंकियल अस्थमा में बहुत लोग पीड़ित होते हैं, खास करके जो लोग हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं या जो हर कंडीशन में रहते हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से बहुत लोगों को ब्रोंकियल अस्थमा सर्विस के दौरान हो जाता है। पर क्या आपको लगता है सभी को डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता है। पर क्यों नहीं मिलता है? देखिए, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के लिए जो दो क्राइटेरिया होते हैं वो क्या है। क्राइटेरिया नंबर वन क्राइटेरिया ये है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें ऐसे लिखा होना चाहिए कि आपका डिसेबिलिटी शुड बी आइदर एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, यानी कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो मिलिट्री सर्विस का वजह से हुआ है या फिर मिलिट्री सर्विस का दौरान हुआ है, यानी कि मिलिट्री सर्विस का साथ कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। या तो डायरेक्टली कोई रीज़न होगा या फिर इनडायरेक्ट या कैजुअल लिंक कुछ ना कुछ होगा आपका डिसेबिलिटी का साथ आपका मिलिट्री सर्विस का। तो ये दोनों में से कोई एक में अगर यस है तभी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकता है। ये सोल क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि केवल यही क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और भी एक क्राइटेरिया बाकी है। वो क्राइटेरिया क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि मिनिमम 20% डिसेबिलिटी होना चाहिए, पर ये सही नहीं है। सबके लिए 20% का जो कैपिंग है मिनिमम वो नहीं है। खास करके जो इनवैलिड मेडिकल केसेस होते हैं, जैसे कि फौज आपको मेडिकल का वजह से रिलीज़ कर रहे हैं, यानी कि आप इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हो रहे हैं। वो कई तरह का हो सकता है, जैसे कि आप परमानेंट कैटेगरी एलएमसी कैटेगरी हो गए तो आपसे पूछा जाता है कि आप फर्दर सर्विस के लिए विलिंग है या नहीं है, यानी कि आपको शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, उस अपॉइंटमेंट में आप सर्विस करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप विलिंग अनविलिंग जो भी देते हैं, जिस भी कारण से अगर आपको रिलीज़ किया जाता है तो मेडिकल इनवैलिड केस ट्रीट किया जाता है। इस केस में आपका 1% भी डिसेबिलिटी होगा तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, क्योंकि इस केस में आपका जो 1% डिसेबिलिटी है वो कन्वर्टेड हो जाता है, ब्रॉडबैंड हो जाता है 50% में। सो फ्रेंड्स, क्या है कि इनवैलिड आउट जो केस है इसमें 20% का कैपिंग नहीं है। अब किसके लिए है 20%? जैसे कि आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहे हैं या फिर आप पूरा सर्विस करके आप नॉर्मल रिटायरमेंट जा रहे हैं पर आप एलएमसी है, उस केस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन अगर लेना है तो आपका जो डिसेबिलिटी है वो मिनिमम 20% होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया। अब जो ब्रोंकियल अस्थमा है ये एक ऐसी बीमारी है, इसको जब डॉक्टर्स असेस करते हैं, जब इसका लिंक बैठाते हैं कि आपका ये जो बीमारी है इसका कारण क्या है, इसके लिए आपसे पूछा जाता है। और जब डॉक्टर ये देखते हैं कि इसका पीछे फौज का कोई भी एक्टिविटीज़ जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, आपका ये बीमारी के लिए, तो नॉट एग्रीवेटेड एंड नॉट एट्रीब्यूटेबल लिखा जाता है आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि AFMS 15 में। अगर डॉक्टर को ये पता चलता है कि फौज का किसी एक्टिविटीज़ की वजह से या फौज का सर्विस का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वजह से आपका ये बीमारी हुआ है फौज का सर्विस का दौरान, तो आपका जो ये बीमारी है ये एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस लिखा जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा कभी भी क्या 99.9% केसेस में ये होता है कि एट्रीब्यूटेबल नहीं होता है, मेनली एग्रीवेटेड हो सकता है। अगर डॉक्टर को ये लगता है कि आपका जो ये बीमारी है इसका कारण है मिलिट्री सर्विस का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और कोई अन्य कारण होगा तो
सो फ्रेंड्स, अगर आपका ये है तो आपको ज़रूर डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। उम्मीद है कि आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब मैं सही से दे पाया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको किसी भी बात का कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप ज़रूर हमारा जो वेबसाइट है वहाँ विजिट कीजिए www.exservicemanindia.info, या फिर हमें मेल कीजिए exservicemanindiainfo@gmail.com। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।